नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम पेपर्स हो रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेकेंड ईयर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के बारे में। और ट्रेड थ्योरी में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हर दिन 3 पेपर्स होते हैं दोस्तों, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में और एक इवनिंग शिफ्ट में। आज 21 दिसंबर 2021 को दोस्तों इवनिंग शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में 3 पेपर हुए। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनका वीडियो बनाकर मैं आपको दे चुका हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आफ्टरनून शिफ्ट थी उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, ओवरऑल क्वेश्चन पेपर कहां से बन रहा है, आपको ये सब पीडीएफ कहां से मिल सकती है, इसी पर मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखना। और यदि आपका एग्ज़ाम पेपर अभी नहीं हुआ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा। एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो लाइक करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक भी अपना ये कंटेंट पहुंचाया जा सके। दोस्तों, सवाल पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में करंट की दिशा निर्धारित किस नियम से की जाती है। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज है और वो बोलते आए कि गुरुजी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम करेंगे। नहीं भाई, यहाँ पर आपसे करंट की डायरेक्शन पूछी जा रही है, ना कि मोटर की घूमने की दिशा। अगर मोटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन की बात होती तो लेफ़्ट हैंड रूल आता। अभी आपको इसका डी उत्तर सही करना है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने के लिए फॉर्मूला। तो हम सब जानते हैं कि डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ को बैक ईएमएफ बोलते हैं और बैक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला सेम वैसा ही होता है जैसा कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का, यानी बैक ईएमएफ बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 ए, ये फॉर्मूला होता है। हालांकि एक और तरीका भी है बैक ईएमएफ का, अगर आप ये तरीका नहीं देखें तो दूसरा तरीका होता है वोल्टेज जो टर्मिनल पर मिलती है उसमें से आर्मेचर की ड्रॉप माइनस कर दो तब भी बैक ईएमएफ आ जाता है, यानी ई बी बराबर V माइनस IARA भी आप कर सकते हो। अभी आपको यहाँ पर सी उत्तर सही करना है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है और आया भी है। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर कर लीजिए। 60% व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। दोस्तों, चैनल पर आपको आगे भी चीज़ें बहुत अच्छी मिलेगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ। सब्सक्राइब करके रखिए। देखो, सवाल पूछा उपकरण का नाम क्या है। अगर आपने एक बार भी इसको ध्यान से देखा है तो आराम से बता दोगे। 240 वोल्ट की एसी इसको सप्लाई दे रहे हैं। ये देखो, लगभग एच या वी आकृति इसको बोल सकते हो। दोस्तों, ये है एक्सटर्नल ग्राउलर, बाहरी ग्राउलर बोलते हैं इसको। और ये आर्मेचर में शॉर्ट कॉइल, ओपन कॉइल का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो पाए हैं, स्क्रीनशॉट लिया था तो इतना ही आया। आपको इसका बाहरी ग्राउलर जो है वो ऑप्शन इसका सही करना है। जहाँ भी आपको मिलेगा आप इसमें कर सकते हो। और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछ लिया गया आपसे, मतलब डायग्राम भी दिया था और क्वेश्चन भी पूछ रहा है। ये देखोगे, और ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है दोस्तों। आईटीआई में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए प्रश्नों पर मैंने 5 वीडियो बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर उन सभी 500 वीडियो को देख लो। आपका पेपर 100% उन्हीं में से आएगा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बच्चों का एग्ज़ाम्स उन्हीं में से हुआ है। आपने भी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखे होंगे। देखो, बहुत सिंपल है। आर्मेचर वाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए बाह्य ग्राउलर का उपयोग करते हैं, मैंने पहले ही बताया। और एसी स्टेटर वाइंडिंग की अगर जांच करनी हो तो उसके लिए आंतरिक ग्राउलर होता है। टोंग टेस्टर परिपथ में बिना रुकावट डाले धारा नापने के काम आता है। और डिजिटल मल्टीमीटर जो है ये रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज नापने के काम आता है। मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल सही समझ में आया। सी उत्तर आपका है। आगे देखो, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री का फॉर्मूला पूछा तो 180 इंटू पोल होता है, मैंने बताया।
लेकिन दूसरा भी याद रखना, और वो है 360 इंटू पेयर ऑफ पोल, यानी पोल के जोड़ों की संख्या। मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और मैंने इस पर कई बार पहले भी बता दिया था। इसमें क्या करता है वो एक दो बार आपको न्यूमेरिकल भी दे देता है। जैसे 6 पोल है, टोटल डिग्री की गणना करो तो 180 इंटू 6 कर दो, उत्तर आ जाएगा। यानी संभावना बनती है कि एक न्यूमेरिकल भी इसमें से आपको दे दिया जाए। आगे देखो दोस्तों, इस वाइंडिंग का पूछते हैं, ये डायग्राम देकर पूछते हैं कि इस वाइंडिंग का नाम क्या है। तो परफेक्ट याद रखो। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शंस जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसा इस क्वेश्चन का आंसर डी है कि डायमंड मेस शेप क्वाइल प्रकार की वाइंडिंग, यानी हीरे की जाली के आकार की ये वाइंडिंग है, तो यहाँ डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आपको हो सकता है वहाँ ये बी या सी ऑप्शन में भी देखने को मिल जाए, इसलिए केवल ए बी सी डी ऑप्शन ना रट करके उसमें लिखे गए पॉइंट को भी याद रखें। तो डी उत्तर इसका याद रख लेना, पॉइंट जो भी आए अच्छे से करके आना है। और दोस्तों अगला सवाल पूछ रहे हैं कि वाइंडिंग के मशीन में ये जो एक्स से दर्शाया गया भाग है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, असाइनमेंट में इसका उत्तर डी दिया है, लेकिन एक्चुअल में तो ये ए है भाई। मैंड्रेल बोलते हैं इसको, व्हील की धुरी है, देखो अपन खुद को ही पता लग रहा है ना, ठीक है, मैंड्रेल बोलते हैं इसको। हालांकि हमें डी उत्तर ही करना है ताकि हमें उत्तर सही बने और हमारा नंबर मिल जाए, क्योंकि नंबर तो आपको उसी हिसाब से मिलेंगे ना जो निम्मी के असाइनमेंट में दिए हुए हैं, इसलिए आपको डी ऑप्शन ही करके आना। लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना, अगर आप निम्मी की बुक में देखते हैं तो सेम डायग्राम आपको मिल जाएगा और उस डायग्राम में आपको इसका ए उत्तर भी दिया हुआ है बिल्कुल, जो कि स्पष्ट आपको समझ में आ जाता है। आगे दोस्तों वही मोटरों वाले है जो सिंगल फेज मोटर के क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चन ही जो है वो हर पेपर में रिपीट हो रहा है। कल 20 दिसंबर वाले पेपरों में भी ये था, उससे पहले पेपर हुए उनमें भी था। सिंगल फेज मोटर का नाम क्या है? देखो रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग है और कैपेसिटर जो है ना वो स्थायी रूप से लगा हुआ है। कैसे? क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है तो कैपेसिटर को कौन हटाएगा? ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है, ठीक है, स्थायी कैपेसिटर मोटर है, ए उत्तर कर देना। अगर इतना सब कुछ ही हो लेकिन यहाँ कैपेसिटर के पहले सेंट्रीफ्यूगल स्विच और लगा हुआ हो तो वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहलाती है, और अगर 2 कैपेसिटर हो तो फिर डबल कैपेसिटर मोटर है। आगे दोस्तों वही क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अब देखो वैसे तो इसका उत्तर है सी डी, वो फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन जो निम्मी की असाइनमेंट है उसमें इसका उत्तर जो है वो ए माना हुआ है, इसलिए आपको भी इसका ए ही उत्तर करना है, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए और निम्मी अपने असाइनमेंट में दिए गए उत्तर को सही मानते हुए नंबर देते हैं। आगे देखो क्वेश्चन, इस मोटर का भी डायग्राम दिया हुआ था और पूछा कि ये कौन सी मोटर है। तो अब देखो ध्यान से, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, डबल कैपेसिटर मोटर हो गई। क्या नाम दोगे? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन पेपर है वो निम्मी की असाइनमेंट में से आ रहा है, 3rd और 4th सेमेस्टर की जो असाइनमेंट है उनमें से आ रहा है। असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करनी है इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप भारत स्किल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया कि ये मोटर कौन सी है, तो इसमें देखो रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर और उसके साथ देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। कैपेसिटर की तीनों मोटरों का ही डायग्राम देकर देखो क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। अपनी तैयारी रेगुलर कीजिए और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अल्टरनेटर में प्रति फेज प्रेरित ईएमएफ की गणना करने के लिए फॉर्मूला पूछा, डी उत्तर है 4.445 FT। केपी के डी को नहीं लिया, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, क्योंकि आदर्श के बारे में पूछ रहा है तो वो इकाई मान लेते हैं। आगे सवाल पूछा कि ये कन्वर्टर कौन सा है, तो देखो मशीन लगी हुई है, रोटरी कन्वर्टर ही होगा, ठीक है। 2 मशीनें नहीं है तो मोटर जनरेटर सेट कर नहीं सकते, और रेक्टिफायर है नहीं, सामने ही दिख रहा है, बी उत्तर हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर। ये है, आपको इसका बी ऑप्शन सही करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखो रेक्टिफायर वाले के बारे में पूछा, ये सुबह मॉर्निंग वाले पेपर में भी था तो मैंने उसमें करवा दिया था, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इन सबको पढ़ भी लिया होगा। एक्टिव घटक कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर है, बाकी सभी कौन से है? पैसिव है। भाई हम सब जानते हैं एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में, तो कौन सा घटक क्या है।
आगे देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा कि सीआरओ के बारे में पूछा था। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो अपना होता है ना, कह रहा है कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षण किए गए मात्रा को एक विजुअल प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। विजुअल डिस्प्ले कहाँ मिलती है, हम सब जानते हैं, उसको सीआरओ बोलते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम होता है। सी उत्तर कर देना। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आ भी सकता है। आगे देखो, ये सबसे ज़्यादा डायग्राम रिपीट होता है। 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं Q1 और Q2, इसलिए ट्रांजिस्टर का जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। देखो ए और सी तो वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये तब होता है जब एक ही ट्रांजिस्टर हो। अब क्लास ए बी में कोई पुश पुल प्रकार होता नहीं है, तो ऑप्शन एक ही बचा अपने सामने, बी उत्तर जो है आपको इसका सही हो जाएगा। ओसिलेटर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पूछा है, तो 1/2 पाई अंडररूट LC होता है। हम सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। मुझे लगता है ओवरऑल पेपर सिंपल ही है, आप कर सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। कंट्रोल पैनल वायरिंग में से भी देखो वही क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपसे पूछा कि लाल, नीला और काला जो है ये किसके लिए कोडिंग की जाती है, तो DC 3 वायर सिस्टम के लिए इनकी कोडिंग होती है। क्योंकि जो डोमेस्टिक सिंगल फेज वायरिंग है उसमें तो वैसे ही देखो एक तार है। 3 फेज AC सिस्टम जो होता है उसमें L1, L2 और L3 देते हैं, या फिर RYB के नाम से देते हैं। उपकरणों के सिरों को UVW से दर्शाते हैं। और एक ये डिन रेल का बार बार पूछ रहे हैं कि आपको कौन सी सहायक सामग्री जो है वो इसमें दिखाई गई है, तो ये डिन रेल कहलाती है। बिना स्क्रू के कॉन्टेक्टर, ओवरलोड रिले, इन सब को इससे लगा सकते हैं। बस दोस्तों, कुल मिलाकर के इसी तरह से आ रहे हैं। और ये जो असाइनमेंट जो PDF है ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। इस पूरी PDF को पढ़ना। इसमें ये रेड टिक मार्क है, ये क्वेश्चन पेपर में आए थे 21 दिसंबर वाले में। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दो।